हेलो एवरीवन। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये क्लास 1 है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कवर करता है आपके 9 से लेकर 12th क्लास तक का जो भी सिलेबस है उसको, और साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं। ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी शुरू से लेकर और आखिरी तक, मतलब कि ब्लड होता क्या है और उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, प्लस में किन किन जो वेसल्स हैं उनके थ्रू ये सर्कुलेट करता है। तो इसके बारे में हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, जितना भी हम कवर कर सकते हैं उतना सारा हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये क्या है, एक सर्कुलेशन है ब्लड का हमारे पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में ऐसे भी देख सकते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। हिंदी में इसको बोला जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। ब्लड ब्लड को हिंदी में बोलते हैं रक्त। सर्कुलेशन का मतलब होता है परिसंचरण और सिस्टम मीन्स तंत्र। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है पूरी बॉडी के अंदर, चाहे वो हमारा ब्रेन है चाहे वो हमारा फीट है, वहां तक ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हेल्प करता है कौन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर इसे बोल सकते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले जो देखा था किसी ने भी कि भाई होता क्या है या फिर ब्लड जो है वो सर्कुलेट कैसे करता है, वो सबसे पहले देखा था विलियम हार्वे ने स्नेक के अंदर। ठीक है, और विलियम हार्वे जो है इन्हीं को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो विलियम हार्वे वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने क्या देखा कि एक एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा सर्कुलेशन होता है जिससे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है या फिर फैलता है भी हम इसको बोल सकते हैं। तो विलियम हार्वे जो है इन्हीं को बोला गया फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि किसी भी चीज की स्टडी होती है उसको हम एक टर्म दे देते हैं, जैसे कि बायो जीवों की जो स्टडी है बायो, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, या फिर उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। इसी तरह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, एंजियोलॉजी। और हर एक जो स्ट्रीम होती है उसका स्पेशलिस्ट होता है। जैसे बायो का आपने सुना होगा कि बायोलॉजिस्ट है, जूलॉजिस्ट है, बोटनिस्ट है, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट है। इसी तरह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम के फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट होता है, मतलब उसको उसके बारे में हर नॉलेज होती है, उसको बोलते हैं हम एंजियोलॉजिस्ट। देन जो थर्ड पॉइंट है वो पूछ रहा है विच ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए ब्रॉड सेंस के अंदर हम दो तरह के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, वन इज यूनिसेलुलर एंड अदर इज मल्टीसेलुलर। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये दो तरह के ऑर्गेनिजम्स मेनली हम स्टडी करते हैं। क्लास 7th-8th से ही ये शुरू हो जाता है कि यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है। तो ये जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर स्टडी करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो होते हैं जो एक सेल से बने हुए होते हैं, जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी का मतलब होता है मैनी और यूनि का मतलब होता है वन। तो एक सेल से जो बने होंगे वो यूनिसेलुलर, और मैनी, मल्टी मीन्स मैनी सेल से जो बने होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको एक सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है और कौन से ऐसे हैं जिनको सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। हर एक पर्सन, जैसे हम पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, पर्सन टू पर्सन नीड्स जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। तो इसी तरह से ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनकी भी जो नीड्स हैं वो क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो वन सेल्ड या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी हम इनको बोल सकते हैं। जैसे कि आपको बताइए एग्जांपल्स अगर हम देखें यूनिसेलुलर के, तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम है, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, स्पॉन्जेस एटसेट्रा।
इनको सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल सेल से ही बने हैं, और वो सेल जो है वो ही क्या करती है, इनको हर फंक्शन के अंदर हेल्प करती है, चाहे इनको बॉडी से एलिमिनेशन करना हो, चाहे इनको बॉडी के लिए फूड की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वाटर की रिक्वायरमेंट हो, चाहे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, चाहे CO2 की रिक्वायरमेंट हो, वो सभी रिक्वायरमेंट जो है ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी सरफेस से ही पूरी कर लेते हैं। तो इनको किसी अलग से सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मैनी सेल्स मतलब इनको डिफरेंट सेलुलर सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंट सेल्स की जरूरत पड़ेगी अपनी अलग अलग नीड्स को केटर करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें डाइजेशन, तो डाइजेशन के लिए इनके पास एक अलग से सिस्टम प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो मैटर है या फिर मैटर को यूज करने के पर्पसेस हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये हो गया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर जो है इनको कोई नीड नहीं है, नो नीड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, नो नीड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इन्हें सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है, यहाँ पे लिख रही हूं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या करते हैं, नीड्स अ प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके अंदर क्या एग्जांपल्स होंगे, मतलब कौन से ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, इनको क्या है, एक रक्त परिसंचरण तंत्र की या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत है। और इसके लिए क्या होता है, डेफिनेट सर्कुलेटरी सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो थर्ड पॉइंट था हमारा, विच ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के अंदर डिफरेंस आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनको किसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इनको एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसकी जरूरत होती है। Now we come to our next point, that is why organisms require circulatory system। अब हमने बता दिया कि कौन से organisms को circulatory system चाहिए और कौन से जो organisms हैं उनको circulatory system की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या है कि क्यों चाहिए, अगर इनको circulatory system की जरूरत है, जो multicellular organisms जैसे हमने बता दिया, ह्यूमन बींग्स, हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है, तो इनको क्यों सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ी वो जानते हैं। देखिए यहाँ पे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको क्यों जरूरत पड़ी एक सर्कुलेटरी सिस्टम की, या फिर हम इसको काउंट कर सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं हम इसको, इंपॉर्टेंस, या फिर व्हाई ऑर्गेनिजम्स नीड अ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहला इसका क्या है इंपॉर्टेंस, न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन, न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेशन, न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेशन। तो जितने भी, जैसे हमें पता है कि भाई डाइजेशन जो है वो हमारा कौन करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा। जो न्यूट्रिएंट्स फूड से मिलेंगे, चाहे वो अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फाइबर्स है, वो सारे के सारे किसकी फंक्शनिंग के अंदर आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। जब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या करेगा, फूड का ब्रेकडाउन करेगा, तो फूड के ब्रेकडाउन से जो भी एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, सर्कुलेट करना पड़ेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक, चाहे वो सेल है, टिश्यू है, या फिर कोई ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, हर एक, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या है, वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो एनर्जी की नीड जो है वो क्या किससे पूरी होगी, न्यूट्रिएंट से। जैसे हम विटामिन्स बोलते हैं, प्रोटीन्स हो गए, या फिर कोई भी तरह का फाइबर है, तो वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स जो है इनका कलेक्शन का काम एक तरह से कर दिया डाइजेस्टिव सिस्टम ने, उसने फूड को डाइजेस्ट कर दिया। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या करने हैं, सर्कुलेट करने हैं। तो ये सर्कुलेशन कौन करेगा, ब्लड करेगा। कैसे करेगा, जैसे कि हमें पता है कि भाई फूड जो है वो माउथ से देन फिर गैस इसोफेगस के थ्रू स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड जाता है तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं विलाई। ठीक है, विलाई। डिटेल स्टडीज के हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही करेंगे, बस यहाँ पे इतना जान लो कि विलाई एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ऑफ एब्जॉर्प्शन, या फिर आप कह सकते हो फॉर एब्जॉर्प्शन भी इसको बोल सकते हो, फॉर एब्जॉर्प्शन।
ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पे क्या है, ये विलाई प्रेजेंट है, जिनको क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो ये विलाई है, विलाई से यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं। हमें पता है कि सारे के सारे सिस्टम्स जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लिंक्ड होते हैं। बॉडी के अंदर सेल्स टिश्यूज जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कराते हैं, कोई ना कोई जंक्शंस यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो ये जो ब्लड है वो भी हमें पता है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे ही फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब फॉर्म के अंदर आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आने के बाद क्या होगा, उसके बाद जो जितना भी जो फूड है मतलब जो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया गया या फिर बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड आ गया, अब ये डाइजेस्टेड फूड है, मतलब डाइजेस्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि उस फूड को आगे हम और किसी फॉर्म के अंदर तोड़ नहीं सकते, वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म के अंदर आ गया। मतलब जो उस फूड के अंदर विटामिन थे, जो कार्बोहाइड्रेट था, जो मिनरल्स थे, जो प्रोटीन्स थे, जो फाइबर्स थे, वो सब अब क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, डिफरेंशिएटेड फॉर्म के अंदर आ गए। अब यहाँ पे क्या होता है, ये विलाई जो है ये क्या करेंगी, एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज कर देगी। मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, जो फूड है उसका यहाँ पे क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। जैसे ये एब्जॉर्ब फूड विलाई के अंदर जाएगा तो विलाई से फिर ये इनके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जाके ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। अब जब ब्लड के साथ मिक्स हो गया, ब्लड वेसल के अंदर चला गया, तो ये यहाँ पे फ्लो कर रहा है फूड प्लस में जो ब्लड है वो। अब ये इसको लेके जाएगा टारगेट ऑर्गन, मतलब जिसको क्या है, एनर्जी की जरूरत है या फिर किसी विटामिन की जरूरत है, किसी फाइबर की जरूरत है, अपने मेटाबॉलिक फंक्शनिंग के लिए जिस भी चीज की जरूरत होगी, ये जो ब्लड है वही क्या करेगा, उसको टारगेट, कोई भी टिश्यू है, सेल है, ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम है, वहां तक क्या करेगा, इसको लेके जाएगा। तो ये सबसे पहले फंक्शनिंग होगी कि न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन कराता है। कैसे कराता है ये मैंने आपको बता दिया कि पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड विलाई के अंदर, देन विलाई से फिर ब्लड वेसल के अंदर, ये जो ब्लू कलर के यहाँ पे दिखा रखे ब्लड वेसल है, देन ब्लड वेसल में जाके ये ब्लड के साथ मिक्स होगा और उसको टारगेट ऑर्गन, जो कोई भी टिश्यू हो सकता है, सेल हो सकती है, ऑर्गन या फिर कोई भी ऑर्गन सिस्टम जिसको एनर्जी की नीड है, वहां तक इसको लेके जाएगा। सेकेंड इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, सेकेंड इंपॉर्टेंस जो है इसकी वो ये है कि ये एक्सक्रीशन के अंदर भी हेल्प करता है। एक्सक्रीशन या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक्सपेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, मेनली गैसियस। इसके अंदर ये हेल्प करता है, किस तरह से हेल्प करता है, जो ब्लड है वो एक्सक्रीशन, एक्सपेल ऑफ वेस्ट मटेरियल इन गैसियस फॉर्म के अंदर हेल्प करता है। कैसे करता है वो हम देखेंगे। आपको पता है कि भाई जैसे ये हमारा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई, देन ये लंग्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। अब लंग्स जो है यहाँ पे इस तरह से ये ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट है, देन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो एंड पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिसको हम स्टडी करते हैं वो है एल्वियोलाई। अब ये जो एल्वियोलाई है इनके बाहर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्लड का नेटवर्क प्रेजेंट होता है पूरा, या फिर हम कह सकते हैं जो ब्लड वेसल्स हैं उनका यहाँ पे नेटवर्क प्रेजेंट होता है इस तरह से, ठीक है। मतलब भाई जो ये लंग हमने बनाया इसके बाहर क्या होगा, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सेल, कोई टिश्यू, ये सब चीजें क्या होंगी, प्रेजेंट होगी। ये तो एक तरह का क्या हो गया, ऑर्गन हो गया ना लंग, तो यहाँ पे कोई सेल, कोई टिश्यू, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये ब्लड जो है या फिर यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट है। अब जैसे ही क्या होगा, एयर आएगी, एयर आ रही है, एयर आएगी तो एयर के अंदर क्या है, सॉरी ब्लड, एयर ऑक्सीजनेटेड ये आएगी, मतलब सेल्स जो है उनको ऑक्सीजनेटेड एयर की जरूरत है। और ये जो है सेल्स, ये फिर ब्लड वेसल्स इनको हो सकते हैं, इनके पास क्या है, CO2, इनको क्या करना है, इसको यहाँ पे डिफ्यूज, CO2 को वापस करना है और ऑक्सीजन को यहाँ पे लेना है। तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगी तो ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगी, इसकी मेम्ब्रेन के थ्रू इन वेसल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। मतलब इन दोनों की मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, वो क्या करेगी, हेल्प करेगी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। और ये सारा का सारा डिपेंड करता है इनकी
कंसंट्रेशन के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब वो रिएक्शन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होती है, तो इस फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे CO2 प्लस एनर्जी प्लस वाटर जो है वो रिलीज होता है। ये जो CO2 यहाँ पे रिलीज हो रही है, ये एक तरह की क्या है, टॉक्सिक गैस है, टॉक्सिक गैस। अब इस टॉक्सिक गैस को क्या है, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये टॉक्सिक गैस जो है ये बॉडी से बाहर कैसे निकलेगी, पहले ये ब्लड के अंदर डिफ्यूज होगी और फिर ब्लड जो है वो इसको क्या करेगा, कहाँ पे लेके जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। ठीक है, हमें पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, एक्सपेल ऑफ CO2 एंड इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इस तरह से फंक्शनिंग करता है। तीसरा जो इसका फंक्शन आता है, न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन। देन हमने बता दिया कि ऑक्सीडेशन जब फूड का होता है तो उससे CO2 जो कि एक हार्मफुल गैस है या फिर एक टॉक्सिक गैस है, उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो ये है, नेक्स्ट जो फंक्शन क्या है, ये एंटीबायोटिक्स के सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। थर्ड इज सर्कुलेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं, जैसे तबीयत कोई भी, किसी की भी तबीयत खराब हुई तो वैसे ही उसने क्या ले ली, कोई भी एंटीबायोटिक ले ली, तो वो एंटीबायोटिक भी क्या करेगी, ब्लड के अंदर डिफ्यूज करेगी और डिफ्यूज करने के बाद कहाँ पे जाएगी, टारगेट ऑर्गन के पास, टारगेट ऑर्गन के पास। फोर्थ इसका आप देखोगे न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन हो गया। देन उसके बाद हमने बता दिया कि CO2 को एक्सपेल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बाद आता है अमोनिया। अमोनिया जो है ये क्या होता है, हाईली टॉक्सिक कंपाउंड होता है, हाईली टॉक्सिक कंपोनेंट होता है, हाईली टॉक्सिक कंपोनेंट है। तो ये जो अमोनिया है इसको भी क्या है, बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन ये अमोनिया इस फॉर्म के अंदर इसको हम बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, प्लस बॉडी के अंदर रिटेन भी नहीं रख सकते क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, और साथ ही साथ इसको हमें क्या करना है, ये बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर इसको हम इसी फॉर्म के अंदर बॉडी से एक्सपेल करेंगे तो क्या होगी, बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होगी और इससे क्या होगा, डायरिया वगैरह कोज हो सकता है। तो अमोनिया जो है इसको पहले ये ब्लड के थ्रू कहाँ पे जाएगा, लीवर के पास जाएगा, और लीवर जो है वो इसको कन्वर्ट करेगा यूरिया के अंदर। यूरिया जो है वो क्या है, कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक फॉर्म है, लेस टॉक्सिक फॉर्म है। तो फिर उसके बाद जो लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर लीवर ने इसको कन्वर्ट कर दिया लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर, उसके बाद ये जो यूरिया है वो जाएगा किडनी के पास, ये भी ब्लड की हेल्प से, और देन किडनी से फिर ये जाएगा बॉडी से बाहर, बॉडी से आउट। ठीक है, तो इस तरह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके अंदर हमने बताई दिया कि न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के अंदर या फिर बॉडी से हमें कोई भी वेस्ट मटेरियल जैसे CO2 है, अमोनिया है, उसको एक्सपेल करने के लिए जो ब्लड है वो एक बहुत इंटरमीडिएट का काम करता है, और उसके साथ साथ जो हेल्पफुल मटेरियल्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हेल्प करता है। नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस तरह के होते हैं, तो यूजुअली हम पढ़ते हैं दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम, वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सेकंड वन इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर वो हम देखते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही ब्लड हार्ट से आएगा, ब्लड से जैसे ही हार्ट आएगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आ जाएगा, ब्लड जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आएगा सेल्स और टिश्यूज या फिर कोई भी बॉडी कैविटी है उस बॉडी कैविटी के डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आ जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इसके अंदर एक लिंक बाय लिंक या फिर हम कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप फ्लो होता है, और ब्लड जो है वो डायरेक्टली किसी भी सेल, टिश्यू या फिर बॉडी कैविटी के कांटेक्ट के अंदर नहीं आता। तो
जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है, ब्लड हार्ट से ब्लड गया कहाँ पे, हार्ट से ब्लड आर्टरीज के थ्रू, हार्ट से ब्लड जाएगा आर्टरीज के थ्रू बॉडी के अंदर, और बॉडी से फिर वेन्स के थ्रू, बॉडी से वेन्स के थ्रू जाएगा हार्ट के पास। तो इस तरह से क्लोज सर्किट के अंदर ब्लड जो है वो मूव करता रहता है, वो डायरेक्ट किसी भी सेल टिश्यू या फिर बॉडी कैविटी के कांटेक्ट के अंदर नहीं आता। इसका फायदा क्या है, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट इसका ये है कि जो ऑक्सीजनेटेड या फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये इन दोनों की, डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 कैरिंग जो ब्लड है, इनकी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इसके अंदर ब्लड हार्ट से ब्लड गया है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, आर्टरीज के अंदर क्या है, आर्टरीज से फिर कैपिलरीज के थ्रू बॉडी के कोई भी ऑर्गन या टिश्यू के अंदर डिफ्यूज होता है, और उसी डिफ्यूजन से क्या होता है, CO2 जो है वो ब्लड के अंदर आ जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के पार्ट्स के अंदर चला जाता है। ये अब बॉडी जो है, जो ब्लड कैरी, बॉडी से जो ब्लड निकल रहा है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर इसको हम इम्प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं। ये वेन्स के थ्रू देन हार्ट फिर प्यूरिफाई होता है और फिर हार्ट के पास जाता है। तो इस तरह से ये क्लोज सर्कुलेशन के अंदर चलता है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो अलग अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, उनकी मिक्सिंग नहीं होती, और मिक्सिंग ना होने के कारण इनसे जो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से जो एनर्जी रिलीज होगी, ये बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर, इंक्रीज्ड अमाउंट के अंदर रिलीज होगी, जो कि क्या है, इम्पोर्टेंट है या फिर जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए। वो हम आगे, मैं एक और टॉपिक पढ़ाऊंगी, ब्लड जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है और जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो किस तरह से ये एनर्जी की नीड जो है उस वहां पे केटर होती है, तो वो हम एक अलग टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो ये ओपन और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर ओपन के अंदर बॉडी जो है वो, ब्लड जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर आते हैं, और क्लोज के अंदर ब्लड जो है वो सेपरेटली विदाउट मिक्सिंग क्या करता है, फ्लो करता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मेन टॉपिक अब आता है हमारा, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो अब आगे हमें पढ़ना है, इसके तीन मेन कंपोनेंट्स है, वन इज हार्ट, other is blood, and the third one is blood vessels, blood vessels। तो ये तीनों हमें पढ़ने हैं, ये मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। हार्ट जो कि क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, जो ब्लड को पंप करेगा, ब्लड जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराएगा बॉडी के अंदर, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा और वापस लेके आएगा किसके पास, हार्ट के पास। ब्लड वेसल्स जो है ये एक मीडियम है, जो हार्ट और ब्लड के बीच में क्या है, एक मीडियम है, जो कि हेल्प करता है किसके अंदर, फ्लो के अंदर, ब्लड का जो फ्लो है या फिर ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसके अंदर। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो हमारी इसके बाद एक और मतलब ये मैं सीरीज कंटिन्यू रखूंगी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो जो सेकंड क्लास इसके बाद हम रखेंगे वो इसी के बारे में होगी, हार्ट देन ब्लड वेसल्स के बारे में। तो आज हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दिया किसने था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, विलियम हार्वे ने दिया था स्नेक के अंदर। दूसरा हमने पढ़ा स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को एंजियोलॉजी बोलते हैं, इसका स्पेशलिस्ट जो है उसको एंजियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो रिक्वायर करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो, उनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम की। फिर नेक्स्ट आता है व्हाई ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर सर्कुलेटरी सिस्टम, क्यों जरूरत होती है, तो उसके अंदर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। देन टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, देन कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, blood and blood vessels. We will continue this in our next video. Thank you.